स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम शरीर के एक ऐसे अंग के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लोग अक्सर बस एक पाइप समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, एक साधारण सा पाइप जिसमें से खाना गुजरता है ना? सही कहा। लेकिन असल में हमारी आंत की दीवार यानी जो गट वॉल है वो कोई मामूली पाइप नहीं है। आज का हमारा उद्देश्य कोई मेडिकल टर्म्स को बस रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन ये समझना है कि इस गट वॉल की वास्तुकला यानी इसका आर्किटेक्चर अंदर से बाहर की ओर कैसे काम करता है, इसके खुद के पेसमेकर कैसे काम करते हैं और अल्सर जैसी बीमारियां इन परतों को कैसे तोड़ती हैं। और देखिए, क्लिनिकल नजरिए से ये बहुत ही बहुत ज्यादा जरूरी विषय है, क्योंकि ओपीडी में जब भी पेट दर्द या अल्सर का केस आता है तो वो सिर्फ एक दर्द नहीं होता। हम सही बात है, वो असल में इन्हीं परतों के बीच चल रहा एक पूरा संघर्ष होता है। अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी समझनी है तो इन परतों को डिकोड करना ही पड़ेगा। तो अगर हम शुरुआत करें तो इस एनाटॉमी को याद रखने का एक बहुत ही जाना माना फॉर्मूला है, MSMS। हाँ, MSMS मतलब ल्यूमन से यानी अंदर से बाहर की तरफ जाते हुए, M से म्यूकोसा, S से सबम्यूकोसा, फिर M से मस्कुलरिस एक्सटर्ना और आखिर में S से सिरोसा। बिल्कुल सही। मैं तो इसे एक हाई सिक्योरिटी वाली बहुमंजिला इमारत की तरह देखता हूँ, या एक बहुत ही एडवांस पाइपलाइन जहाँ हर परत का अपना एक अलग काम है। तो क्या हम सबसे अंदर वाली परत से शुरू कर सकते हैं जो ल्यूमन के बिल्कुल पास है? हाँ बिल्कुल, सबसे अंदर की परत म्यूकोसा होती है जो सीधे खाने के या कहें काइम के संपर्क में आती है। इसके भी 3 हिस्से होते हैं। अच्छा, इसके भी हिस्से हैं? हाँ, सबसे ऊपर एपिथेलियम, फिर उसके नीचे लैमिना प्रोप्रिया और सबसे नीचे एक बहुत ही पतली मांसपेशियों की परत होती है जिसे मस्कुलरिस म्यूकोसा कहते हैं। रुकिए एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। जब बाहर की तरफ खाने को धकेलने के लिए पहले से ही इतनी बड़ी मस्कुलरिस एक्सटर्ना परत मौजूद है, तो इस म्यूकोसा के ठीक नीचे एक और इतनी पतली सी मसल लेयर की क्या जरूरत पड़ गई? अरे ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, मस्कुलरिस म्यूकोसा का काम खाने को आगे धकेलना है ही नहीं। अच्छा, तो फिर? इसका काम है म्यूकोसा की सतह को लगातार हिलाते डुलाते रहना। ओहो। हाँ, ताकि जो विलाय और माइक्रोविलाय हैं उनका सरफेस एरिया लगातार बदलता रहे। इससे होता यह है कि खाने का नया नया हिस्सा एब्जॉर्प्शन करने वाली कोशिकाओं के संपर्क में आता रहता है। एक तरह की माइक्रो लेवल की मिक्सिंग चल रही है वहाँ। बिल्कुल। एक और जरूरी बात, इसी के ऊपर जो लैमिना प्रोप्रिया है ना, उसमें लिम्फॉइड टिश्यू होता है। हाँ, जो इम्यूनिटी के लिए होता है। एकदम सही। पर ये जो हलचल होती है, ये उस टिश्यू को भी अपना काम ठीक से करने में मदद करती है। क्या बात है, ये तो बहुत ही बारीक इंजीनियरिंग है। तो अब इसके बाहर आते हैं। अगला है सब म्यूकोसा, है ना? हाँ, म्यूकोसा के ठीक बाहर। मैंने पढ़ा है कि ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी है और इसमें फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, लेकिन इसमें एक चीज है जिसने मुझे बहुत हैरान किया। आप नर्व प्लेक्सस की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, सबम्यूकोसल नर्व प्लेक्सस, जिसे माइसनर प्लेक्सस भी कहते हैं। मैं बस ये सोच रहा था कि शरीर में दिमाग तो है ही, और मेजेंट्री के रास्ते से जो आर्टरी, वेन और लिम्फ वेसल आ रहे हैं, उनके साथ नसें भी आ रही हैं जो सीधे दिमाग से जुड़ी हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की नसें। हाँ, तो फिर सबम्यूकोसा को बस थोड़ा सा फ्लूइड निकालने के लिए अपना खुद का एक मिनी ब्रेन या नर्व प्लेक्सस रखने की क्या जरूरत है? देखिए, अगर दिमाग ये काम करेगा ना तो बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, स्पीड का चक्कर है। हाँ, इसे एक लोकल मैनेजर की तरह समझिए। जब खाना आंत के किसी हिस्से में पहुंचता है तो वहां एक खिंचाव होता है, राइट? स्ट्रेच होता है। वो खिंचाव और केमिकल बदलाव सीधे इस माइसनर प्लेक्सस को महसूस होते हैं और वो तुरंत बिना दिमाग से पूछे वहीं की ग्रंथियों को बोलता है कि भाई सिक्रेशन शुरू करो। अरे वाह! अगर सिग्नल दिमाग तक जाए और फिर वापस आए तो पाचन की प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाएगी। इवोल्यूशन ने एक तरह से काम बांट दिया है। बिल्कुल, दिमाग को फ्री कर दिया है भारी कामों के लिए और आंत को ऑटोनॉमी देती है। तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्या दिमाग का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब इंसान बहुत स्ट्रेस में होता है ना, हाँ। जैसे मान लीजिए फाइट या फ्लाइट मोड में है। हाँ, जब जान पर बनाए। हाँ, तो उस आपातकाल में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इस लोकल मैनेजर को रोक देता है, सिंपैथेटिक सिग्नल भेजकर सिक्रेशन कम कर देता है ताकि खून दिमाग और मांसपेशियों की तरफ जा सके। तो इमरजेंसी में बॉस की ही चलनी है। बहुत ही कमाल का सिस्टम है ये। बिल्कुल।
तो चलिए, अब फ्लूइड निकल गया, मिक्सिंग हो गई, अब इस खाने को आगे भी तो बढ़ाना है। और यहीं पर हमारा अगला M आता है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना। हाँ, और इसमें दो तरह की मसल लेयर्स होती हैं, अंदर वाली इनर सर्कुलर और बाहर वाली आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। और इन दोनों के बीच में एक और प्लेक्सस होता है ना? एकदम सही, माइएंटेरिक नर्व प्लेक्सस, जिसे ऑरबैक प्लेक्सस कहते हैं, और यही आंत की मोटिलिटी यानी पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करता है। देखिए, मैं इसको ऐसे विजुअलाइज कर रहा हूँ जैसे आप टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब एक हाथ से आप ट्यूब को पीछे से दबाते हैं ताकि रास्ता बंद हो जाए, वो हो गई आपकी सर्कुलर मसल। और दूसरे हाथ से आप ट्यूब को आगे की तरफ खींचते हैं या धकेलते हैं जिससे पेस्ट आगे जाए, वो हो गई लॉन्गिट्यूडनल मसल। बहुत ही शानदार उदाहरण है ये। और ऑरबैक प्लेक्सस बिल्कुल बीच में बैठकर इन दोनों परतों को एक साथ सिग्नल देता है, तभी वो लहरदार गति बन पाती है जिससे खाना आगे खिसकता है। लेकिन क्या हो अगर पैदाइश के वक्त ही किसी बच्चे में ये ऑरबैक प्लेक्सस बनी ही ना, मतलब नर्वस सिस्टम का ये हिस्सा मिसिंग हो? ये एक बहुत ही सीरियस क्लिनिकल कंडीशन है। अगर भ्रूण के विकास के दौरान ये नर्व सेल्स आंत के निचले हिस्से यानी रेक्टम या कोलन तक नहीं पहुंच पाती, तो उस बीमारी को हिर्श-स्प्रुंग रोग कहते हैं। तो उस हिस्से में क्या होता है? क्या वो पैरालाइज हो जाता है, मतलब ढीला पड़ जाता है? नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। वो हिस्सा ढीला नहीं पड़ता, बल्कि वो हमेशा सिकुड़ा हुआ रहता है। अरे, ऐसा क्यों? क्योंकि ऑरबैक प्लेक्सस का काम सिर्फ सिकुड़ने का सिग्नल देना नहीं है, बल्कि रिलैक्स करने का सिग्नल देना भी है। अच्छा, तो जब रिलैक्स करने वाला कोई है ही नहीं तो वो बस टाइट रहता है? बिल्कुल, वो लगातार सिकुड़ा रहता है और इसकी वजह से उसके पीछे वाले नॉर्मल कोलन में मल यानी स्टूल जमा होने लगता है, और वो हिस्सा फूलकर गुब्बारे जैसा हो जाता है, जिसे मेगा कोलन कहते हैं। बाप रे, ये तो सर्जिकल इमरजेंसी होगी। हाँ, इसमें अक्सर सर्जरी ही करनी पड़ती है। इससे तो साफ पता चलता है कि ये सिर्फ मांसपेशियों की ताकत का खेल नहीं है। अगर नर्वस सिस्टम का कंट्रोल ना हो तो सब बेकार है। बिल्कुल। खैर, आगे बढ़ते हैं। MSMS का आखिरी S, सिरोसा या फिर एडवेंटिशिया। हाँ, अगर आंत पेरिटोनियल कैविटी के अंदर है तो सिरोसा, जो कि बहुत चिकनी होती है और घर्षण बचाती है, और अगर पीछे की तरफ है यानी रेट्रोपेरिटोनियल है तो एडवेंटिशिया, जो उसे अपनी जगह पर बांध कर रखती है। सही बात है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल आर्किटेक्चर। अब थोड़ा क्लिनिकल साइड पर आते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में अक्सर हम दो शब्द बहुत देखते हैं, इरोजन और अल्सर। हाँ, लोग अक्सर इन दोनों को एक ही मान लेते हैं। वही तो, लेकिन इनके बीच तो बहुत गहरा अंतर है ना? बिल्कुल, और वो अंतर उसी मस्कुलरिस म्यूकोजा की परत से तय होता है जिसकी हमने सबसे पहले बात की थी। अच्छा, वो कैसे? देखिए, अगर जो घाव है या जो डैमेज है वो सिर्फ सबसे ऊपरी परत तक है, मतलब उसने मस्कुलरिस म्यूकोजा को पार नहीं किया है, तो हम उसे सिर्फ इरोजन कहेंगे। मतलब वो बस छिल गया है ऊपरी तौर पर। हाँ, और वो बिना कोई निशान छोड़े जल्दी ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर वो डैमेज गहरा हो जाए और मस्कुलरिस म्यूकोजा को चीरते हुए सब म्यूकोजा या मस्कुलरिस एक्सटर्ना तक पहुंच जाए, तो वो अल्सर बन जाता है। बिल्कुल, तब हम उसे असली अल्सर कहते हैं। तो अल्सर का मतलब है हमारी MSMS वाली सुरक्षा की दीवार का टूट जाना। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये दीवार टूटती क्यों है? अक्सर देखते हैं कि जो लोग बहुत पेन किलर्स लेते हैं, मतलब NSAIDs खाते हैं, उन्हें अल्सर हो जाता है। हाँ, इसका सीधा कनेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन से है। वो कैसे काम करते हैं? हमारे पेट की म्यूकोजा प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाती है, जो एक तरह का नेचुरल शील्ड या ढाल बनाते हैं। वो म्यूकस और बाइकार्बोनेट निकालते हैं, जिससे पेट अपने ही एसिड से बच पाता है। तो एसिड से बचाव की ढाल है वो। हाँ, लेकिन जब आप NSAIDs लेते हैं तो वो इस प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोक देते हैं। मतलब ढाल टूट गई। बिल्कुल, और जैसे ही ढाल टूटती है, पेट का अपना ही एसिड उन कोशिकाओं को जलाने लगता है। और वो घाव मस्कुलरिस म्यूकोसा को पार करके सब म्यूकोसा में घुस जाता है। हाँ, और रुकिए, सब म्यूकोसा में तो खून की नसें होती हैं, हमने अभी डिस्कस किया था। एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए गहरे अल्सर में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हाँ, और अगर ये अल्सर और भी गहरा हो जाए, मतलब मस्कुलरिस और सिरोसा को भी पार कर जाए, तो आंत में छेद हो जाता है,
जिसे परफोरेशन कहते हैं। बाप रे, तब तो सारा एसिड और बैक्टीरिया पेट के अंदर मतलब पेरिटोनियल कैविटी में फैल जाएगा। वो किस परत तक पहुंचा है, ये डायग्नोसिस के लिए कितना ज्यादा जरूरी है? बहुत जरूरी है। अब चलिए एक और बहुत ही रहस्यमयी चीज पर बात करते हैं। हाँ, बताइए। हमने पढ़ा है कि दिल की तरह आंत का भी एक पेसमेकर होता है। बिल्कुल होता है। मतलब वो जो बेसल इलेक्ट्रिक रिदम है या जो स्लो वेव्स हैं, वो कहाँ से आती हैं? मैंने इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ कजाल का नाम सुना है। हाँ, सेल्स ऑफ कजाल ही वो पेसमेकर हैं। ये बहुत ही अजीब कोशिकाएं हैं। अजीब कैसे? क्योंकि ये ना तो पूरी तरह से नर्व सेल्स हैं और ना ही पूरी तरह से मसल सेल्स। ये उन दोनों के बीच एक मीडिएटर का काम करती हैं। अच्छा, तो ये रिदम कैसे बनाती हैं? इनके अंदर खास आयन चैनल्स होते हैं जो खुद ब खुद खुलते और बंद होते रहते हैं, जिससे वोल्टेज ऊपर नीचे होता है। इसी को स्लो वेव्स कहते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, ये स्लो वेव्स अपने आप में कोई कंट्रैक्शन नहीं करती, है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि वेव आई और आंत सिकुड़ गई। बहुत सही पॉइंट है ये। स्लो वेव्स सिर्फ बेसलाइन वोल्टेज को बढ़ाती हैं। वो थ्रेशोल्ड के करीब ले जाती हैं, लेकिन उसे पार नहीं करती। तो फिर असली कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब ऑरबैक प्लेक्सिस से कोई सिग्नल आता है या कोई हार्मोन रिलीज होता है, तब वो स्लो वेव्स थ्रेशोल्ड को पार कर जाती हैं और कैल्शियम चैनल्स पूरी तरह खुल जाते हैं। मतलब अगर स्लो वेव की पीक नहीं है, तो चाहे दिमाग कितना भी जोर लगा ले, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। स्लो वेव का होना बहुत जरूरी है। कमाल है। और इसमें एक और डेटा पॉइंट जो मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगा, वो ये है कि इनकी फ्रीक्वेंसी पूरी आंत में एक जैसी नहीं होती। हर हिस्से की अलग अलग स्पीड होती है। मतलब पेट में सिर्फ 3 बार प्रति मिनट, फिर इलियम में लगभग 8 से 9 बार, और डुओडेनम में तो सीधा 11 या 12 बार प्रति मिनट। चक्की की तरह है। हाँ, खाने को पीसता है। तो पीसने के लिए बहुत मजबूत लेकिन धीमी गति चाहिए, इसलिए वहां सिर्फ 3 वेव्स प्रति मिनट होती हैं। लेकिन ड्यूओडेनम वो जंक्शन है जहां पेट से बहुत ही एसिडिक खाना एकदम से नीचे आता है। अच्छा, तो उसे तुरंत न्यूट्रलाइज करना होता होगा। बिल्कुल। ड्यूओडेनम को तुरंत उस खाने में बाइल और पैंक्रिएटिक एंजाइम मिलाने होते हैं। अगर वो तेजी से मिक्सिंग नहीं करेगा तो वो एसिड आंत को जला देगा। अरे वाह, तो तेज मिक्सिंग के लिए ड्यूओडेनम का पेसमेकर फास्ट अड़कता है। एकदम सही। लेकिन 1 सेकंड, या एक मैकेनिकल प्रॉब्लम लग रही है मुझे। कैसी प्रॉब्लम? पेट चल रहा है 3 की स्पीड से और उसके ठीक आगे जुड़ा हुआ ड्यूओडेनम चल रहा है 12 की स्पीड से। तो ये दोनों आपस में टकराते क्यों नहीं है? मतलब कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता? प्रकृति के इंजीनियरिंग देखिए आप। इन दोनों के बीच में एक इंसुलेटर लगा हुआ है। इंसुलेटर? कौन सा? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओह, हाँ, ये स्फिंक्टर न सिर्फ खाने को कंट्रोल करता है, बल्कि ये पेट और ड्यूओडेनम के बीच के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को पूरी तरह से काट देता है। मतलब पेट की 3 वाली वेव ड्यूओडेनम में जा ही नहीं सकती? बिल्कुल नहीं, वो वहीं रुक जाती है और ड्यूओडेनम अपने 12 की स्पीड पे आराम से काम करता रहता है। ये तो वाकई एक मास्टर क्लास डिजाइन है। मतलब एक ही गट ट्यूब है, लेकिन अलग-अलग फ्रीक्वेंसी जोन बने हुए हैं, और वो भी बिना एक दूसरे को डिस्टर्ब किए। सही कहा आपने। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने जो देखा वो सच में चौंकाने वाला है। अंदर से बाहर तक एमएसएमएस परतें, फिर अवशोषण के लिए म्यूकोसा की हलचल, माइसनर प्लेक्सिस का अपना अलग फ्लूइड मैनेजमेंट, और बैक प्लेक्सिस कैसे इंजन की तरह मांसपेशियों को चलाता है। फिर हमने देखा कि कैसे अल्सर और इरोजन सिर्फ गहराई का खेल है, और अंत में सेल्स ऑफ कजाल की वो इलेक्ट्रिकल रिदम। और ये सब कुछ बिना हमारे सोचे अपने आप हो रहा है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम के जरिए। हाँ, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। और इसी से मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल आ रहा है। क्या? हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा दिमाग यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही शरीर का इकलौता राजा है। हाँ, आमतौर पर यही माना जाता है। लेकिन विकासवाद ने हमारी आंत को एक स्वतंत्र दूसरा दिमाग दिया है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि दिमाग पाचन का लोड नहीं लेना चाहता था। मुझे तो लगता है कि ये पूरा सिस्टम वेगस नर्व के जरिए सिर्फ ऊपर से ऑर्डर नहीं लेता। बिल्कुल, वो वापस ऊपर दिमाग को सिग्नल भेजता भी है। बिल्कुल, एफरेंट फाइबर्स के जरिए लगातार सिग्नल ऊपर जा रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे पेट में चल रहा ये ऑटोनॉमस ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या ये सिर्फ खाना पचा रहा है, या फिर ये हमारी भावनाओं, हमारे स्ट्रेस और हमारे पूरे न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को भी कंट्रोल कर रहा है? ये तो गट ब्रेन एक्सिस का वो रहस्य है जिस पर आज पूरी दुनिया में रिसर्च चल रही है। सही कहा। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें आगे भी बात करनी चाहिए। खैर,
आज के इस गहन अध्ययन को हम इसी विचार के साथ यहीं खत्म करते हैं। जी बिल्कुल। इस कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी को समझने के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विस्तृत विश्लेषण में।